करना अगर मैं अपने एंड से बात करूं, अपने लिहाज से बात करूं तो ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप उम्मीदवार बदलना चाहते हैं तो उम्मीदवार बदलने के लिए भी आप वोट कर सकते हैं। अगर आप मौजूदा उम्मीदवार से खुश नहीं हैं तो अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो उस उम्मीदवार को, जो आपका सांसद है या जो आपका विधायक है, उसको बदलने के लिए भी वोट कर सकते हैं। वोटिंग बहिष्कार करना कोई सोल्यूशन नहीं कहा जा सकता है। ठीक है फलक, मैं आपके पास वापस आऊं। मेरे साथ इस वक्त एसके दत्ता साहब जुड़ रहे हैं पैनल पर और ऋषि मिश्रा जी जुड़ रहे हैं पैनल पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दत्ता साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा आज के वोटिंग ट्रेंड्स को लेकर, और ये जो चुनाव है, आज के चुनाव को अगर 96 सीटों को हम जोड़ दें, 280 सीटें जहां पर अभी तक इलेक्शंस हो गए हैं, इसमें अगर आप इसको जोड़ दें तो 350 से ऊपर का यह आंकड़ा चला जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट ज्यादातर सीटों को कवर कर लिया जाएगा इस चरण के बाद। तो क्या ये डिसाइसिव चरण, डिसाइसिव फेज है, निर्णायक फेज है एसके दत्ता साहब? बिल्कुल, ये बहुत ही निर्णायक फेज है और डिसाइसिव भी है। और उसके साथ साथ इस फेज में अगर देखा जाए तो 2014 और 2019 का कंपैरिजन अगर करें तो एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली थी और प्रचंड भारी मत उससे कई सारी जगहों पे एनडीए जीती थी और बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है इस फेज में। और अभी जितने सारे एरियाज है वो सारे एरियाज पे खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, आपके फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह, ये सब एरिया बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड है और गढ़ है कहीं ना कहीं पे। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडी गठबंधन को ज्यादा स्टेक है इस बार के फेज पे, और एक दो सीटों पे कहीं ना कहीं पे मुकाबला जरूर है इंडी गठबंधन का, पर मैक्सिमम जगहों पे जो है वो मैक्सिमम जगहों पे कहीं ना कहीं पे भारतीय जनता पार्टी बैठ एनडीए का कहीं ना कहीं पे पल्ला भारी है। बंगाल एक महत्वपूर्ण इलाका है। बंगाल प्रदेश में कहीं ना कहीं पे दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। मैं हाल फिलहाल होके भी आया हूँ बंगाल में। पिछले बार मैं मानता हूँ कि 2019 में ममता दीदी को कहीं ना कहीं पे ग्रामीण बांग्ला में बहुत ज्यादा बढ़त मिली थी और उसके साथ साथ महिलाओं के बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण था दीदी को लेके। पर इस बार जिस तरह के घटनाक्रम हुआ है, आपके एसएससी जी, स्कैम से संदेश खाली से लेके तमाम चीजें जिस तरह की हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों पे इस बार मुझे आक्रोश दिखाई दिया है के विरोध में। और मेरा मानना है कि टीएमसी शायद 2019 के परफॉर्मेंस के हिसाब से इस बार का परफॉर्मेंस टीएमसी का 2019 से भी जी। खराब। आंध्र और और मैं तेलंगाना को लेकर कैसे देख रहे हैं आप एसपी दत्ता साहब? उसके बाद ऋषि मिश्रा जी के पास जाऊंगा। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान है और इसके साथ साथ 17 सीटें तेलंगाना की जहां पर वोटिंग हो रही है। ये किसको फेवर करने जा रहा है ये जो इलेक्शन? हालांकि तेलंगाना में वोटिंग परसेंट राइज हुआ है अगर हम बीजेपी की बात करें। मेरे साथ जितेंद्र भी दिख रहे हैं इस वक्त, मध्य प्रदेश और पटना से शिवपूजन जोड़ रहे हैं, उनके पास जाऊं, लेकिन इसके सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा एसके दत्ता साहब। देखिए, जहां तेलंगाना की जहां बात आती है, तेलंगाना राज्य जब से स्थापित हुआ है तब से ही आप अगर कंटिन्यूअस देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और सीट भी कहीं ना कहीं पे कई सारी सीटों पे बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है जी, और काफी सारे सीटों पे विजय हुई है। मैं समझता हूँ कि इस बार का मुकाबला दिलचस्प होगा और इस बार के मुकाबले में कांग्रेस और भाजपा के बीच में निर्णायक लड़ाई होगी और कहीं ना कहीं पे नतीजा बहुत ही सफल रहेगा। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश का अगर आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस तो कहीं पर भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में वो सीन पे भी नहीं है कांग्रेस। वाईएसआर कांग्रेस एक तरफ है और दूसरी तरफ आपकी टीडीपी, बीजेपी और ये जो आपकी जो अलायंस एक बना है वो कहीं ना कहीं पे एक कांटे का टक्कर दे रहा है वाईएसआर कांग्रेस को। तो वहां पे महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश में जो मुकाबला है वो वाईएसआर कांग्रेस और एनडीए के बीच में ही है। कांग्रेस का कहीं पर भी ठीक है। ऋषि मिश्रा जी औचित्य के पास नहीं। जा रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी, आप कैसे देख रहे हैं फोर्थ फेज के इलेक्शन को और अभी तक के वोटिंग ट्रेंड को? क्या लग रहा है आपको? देखिए, फोर्थ फेज बहुत ही निर्णायक फेज है और देखिए इसमें तमाम केंद्रीय मंत्रियों के जो स्टेक है दांव पे हैं। चाहे बिहार में नित्यानंद राय हों, उत्तर प्रदेश में अजय अजय मिश्रा टेनी हों, तमाम ऐसे जो केंद्र के मिनिस्टर हैं उनके प्रतिष्ठा दांव पे है। और इस बार का चुनाव, आप विवेक जी आप भी इस समझते हैं कि इस बार का चुनाव न 2014 वाली स्थिति है तो न 2019 वाली स्थिति है। सामाजिक इक्वेशन बड़ा इस बार मायने रख रहा है। लोकल फैक्टर जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि बिहार की बात करें तो पांचों सीटों पे पिछले बार एनडीए की जीत हुई थी। तो जो दाव जो स्टेक लगा हुआ है वो एनडीए पर है कि एनडीए इन सीटों को कैसे बचा पाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उजियारपुर। जी,
उजियारपुर से नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहां जो स्थिति देखने को मिल रही है, काफी क्लोज फाइट देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां आलोक मेहता है, आलोक मेहता कुशवाहा समाज से हैं, नित्यानंद राय यादव समाज से है, और यादव समाज जनरली एमवाई समीकरण राजद का माना जाता है। सवाल ये उठता है कि नित्यानंद राय अपने समाज का वोट कितना इंटैक्ट रख पाते हैं। यदि इंटैक्ट रख पाते हैं तो फिर नित्यानंद राय चुनाव जीत जाएंगे। यदि कुशवाहा और यादव का क्लब हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाती है, फिर नित्यानंद राय के लिए राह मुश्किल होगा। इसी तरह दरभंगा है, उसी तरह मुंगेर है, उसी तरह बेगूसराय, सबसे इंपॉर्टेंट सीट पांचों में है बेगूसराय। ये बड़ी बात ऋषि मिश्रा जी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं ये आपसे समझना चाहूंगा, एक और सवाल ले रहा हूं, उसके बाद इसको समझने के लिए शिवपूजन जी के पास चलेंगे। आप ये कह रहे हैं कि लोकल मुद्दे इस बार हावी हैं, लेकिन सेंटर के इलेक्शंस जब होते हैं तो वो सेंटर को ध्यान में रखकर हुए हैं, 2014 में भी, 2019 में भी। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस बार जो लोकल मुद्दे हैं वो ज्यादा लोग उसको पकड़ रहे हैं। क्या ये बात सही है ऋषि मिश्रा जी? देखिए शिवपूजन जी, हम लोग के साथ जो शिवपूजन जी हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार हैं, वो हमारे बात को जरूर इंडोर्स करेंगे। बिहार में कम से कम जो है राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो प्रभावी नहीं है। न 370 का मामला है, न राम मंदिर का मामला है। प्रधानमंत्री ने कई ऐसे मामलों को बीच में लाया, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। सामाजिक इक्वेशन, लोकल मुद्दे और उम्मीदवार बड़ा मायने रख रहा है। जो एक कॉम्बिनेशन है, गठजोड़ बना है, चाहे वो एनडीए का गठजोड़ हो या महागठबंधन का गठजोड़ हो, वो जमीनी स्तर पे दिख रहा है। कास्ट डिवीजन पे इस बार चुनाव बिहार में हो रहे हैं। इसके कारण तमाम ऐसे नेता हैं जिनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी है, उसकी नैया इस बार फंसती हुई नजर आ रही है, चाहे वो नित्यानंद राय हो या गिरिराज सिंह हो, तमाम ऐसे नेता हो। मैं बेगूसराय के लिए थोड़ा सा समय लूंगा आपका। बेगूसराय में यदि पोलराइजेशन, चुनाव में पोलराइजेशन नहीं हुए तो गिरिराज सिंह के लिए राह आसान नहीं होगा। बहुत क्लोज फाइट आपको बेगूसराय में भी देखने को होंगे। तो इस बार जो इमोशनल मुद्दे हैं विवेक जी, उतना प्रभावी नहीं दिख रहे जितने लोकल मुद्दे और सामाजिक क्वेश्चन। जी, क्या सेंटर के इलेक्शन में लोकल मुद्दे की बात हो रही है? शिवपूजन जी, ऋषि मिश्रा जी की बात को आपने सुना और कह रहे हैं उनकी बात को आप एंडोर्स करेंगे क्योंकि माहौल चुनाव का वैसा है। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? एंडोर्स करना मतलब सहमत होना। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं शिवपूजन जी? मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, पूरी तरह से मैं एंडोर्स कर रहा हूं। यहां पर जाहिर तौर पर कोशिश हुई थी, खास करके इंडिया गठबंधन की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से, कि जो मुद्दे यहां पर महत्वपूर्ण हैं उनमें से बेरोजगारी का एक मुद्दा उठाने की कोशिश की। बिहार के लिए क्या किया है प्रधानमंत्री ने, क्या प्लान है ऑफ एक्शन है बिहार को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश की। लेकिन मुद्दों के अलावे यहाँ पर जिस हिसाब से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं राजद जो है वो उसका अपर हैंड है, उसी को तोड़ने की लाख कोशिशें हुई हैं। लेकिन कुशवाहा समाज से ही जितने कैंडिडेट्स को उतारा चुनावी मैदान में, तो वहाँ पर कोशिशें ये हुई कि किसी तरीके से जो सम्राट चौधरी हैं उनके बढ़ते हुए कद को क्लिप करे। ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक था लालू प्रसाद यादव का। यहाँ पर तकरीबन लगातार सभाएं होती चली जा रही हैं। प्रधानमंत्री की हर बार कोशिश हो रही है कि जो राष्ट्र हित के मुद्दे हैं उनको उठाया जाए यहाँ पर। लेकिन आखिर इलेक्टोरेट जो है वो कैसे वोट करेगा? राष्ट्र जो नेशनल मुद्दे हैं उस पर वोट करेगा या फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में ही रहेगा? अभी बड़ी अच्छी बात की ऋषि मिश्रा ने कि नित्यानंद राय अगर वो मैनेज करते हैं कि एमवाई समीकरण में सेंध लगा सके, कुछ वाई फैक्टर उनके साथ आ जाए, अगर कुशवाहा वोट छिटकता है तो वो कितना डैमेज करेगा, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी की भी बात की गई, ये बड़ा क्यूमुलेटिव इफेक्ट होना है इन सब का। गया का मैं आपको उदाहरण दे दूं, गया में जब ये बयान दिया गया, गालियां निकाली गई चिराग पासवान के बाद, मैंने देखा कि एक रिवर्स पोलराइजेशन शुरू हुआ, वो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के पक्ष में जाता गया। तो मुझे लग रहा है कि हर सीट का समीकरण बिल्कुल अलग अलग है। स्थानीय मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है। कास्ट समीकरण भी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है, यानी कि बड़ा दिलचस्प होने वाला है चुनाव। अब एक और है समस्तीपुर की सीट, उसका भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं जल्दी से। जदयू के ही दो कद्दावर नेता अशोक चौधरी और दूसरी तरफ जो है आपका महेश्वर हजारी जी। महेश्वर हजारी के बेटे हैं, वो कांग्रेस के टिकट से वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, और इधर अशोक चौधरी की बेटी है, वो लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। ठीक है, मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। एक रिएक्शन दो सेकंड बोल लीजिए। देखिए, मैं शिवपूजन जी के बात से इस बात से सहमत हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में कोई बड़ा वेव भी नहीं है। और माइनस पॉइंट ये है कि जो 40 में से 39 सीटें एनडीए के फोल्ड में 2019 में गई थी,
एंटी इनकम्बेंसी, जोरदार एंटी इनकम्बेंसी है। भाई और साहब, समस्तीपुर मैं अगर इस पर डिबेट करने लगूं ऋषि जी, तो आप मेरी बात से भी आप सहमत होंगे कि जो इंडिया ब्लॉक है खासकर बिहार में, वो वहां पर थोड़ा सा उनमें मतभेद नजर आता है। राहुल गांधी वहां पर नहीं गए, तेजस्वी के साथ रैली करने के लिए नहीं गए, जबकि अखिलेश यादव के साथ यहां पर गाजियाबाद में आकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो एक जो मजबूती मिलनी चाहिए थी वो इंडिया गठबंधन को नहीं मिली, वो इनके अगेंस्ट में जा सकता है। मैं इसमें सवाल हूं, लेकिन मैं एक सवाल मुझे जितेंद्र से लेना है, क्योंकि जितेंद्र, मध्य प्रदेश में जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी अच्छा देखने को मिला है शुरुआत के 2 घंटे में। तो क्या ये जलेबी और पोहे का असर है क्या? देखिए, चाहे पोहे की बात करें या फिर जलेबी की बात करें, कहीं ना कहीं मतदाताओं को रिझाने के लिए इंदौर में 56 जो दुकानें हैं जहां पर फ्रूट्स की दुकानें मानी जाती है, वहां पर यह आयोजन किया गया था कि अगर आप मतदान कर आएंगे तो आपको जो पोहा है वो फ्री में खिलाया जाएगा। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज यहाँ बढ़ रहा है, उसी इंदौर की मैं बात करूं तो इंदौर में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना था उतना बढ़ अभी तक नहीं पाया है। 14% जो मतदान है वो पूरी 8 सीटों पर अभी तक हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं मतदाता अब अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकला है। खासतौर पर हम ट्राइबल इलाकों की बात करें, आदिवासी जो बेल्ट होते, चाहे झाबुआ हो, चाहे लिराजपुर हो, या फिर इसके अलावा हम बात करें तो रतलाम हो, तो यहाँ पर जो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी इलाकों में भी जो वोटिंग परसेंटेज अभी वो काफी धीरे धीरे चल रहा है। तो ऐसे में जब ये परसेंटेज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मतदाता के अंदर भी जो एक जागरूकता का जो कार्य किया गया था वो होगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सीधी जो फाइट है वो देखने को मिल रही है। इंदौर में चूंकि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी सामने नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी प्लस के सामने अगर कोई का डर है तो वो है नोटा का, क्योंकि नोटा को लेकर जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कांग्रेस ने किया है, तो कहने का ये डर है कि कहीं इंदौर में नोटा जितेंद्र, आप कह रहे हैं कि 14% में बहुत मजा नहीं आ रहा। मैं ऋषि जी आऊंगा आपके पास, तो महाराष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे? 7% लगभग मतदान हुआ है महाराष्ट्र में, तो वहां के तो वोटिंग परसेंटेज को देखकर, वोटिंग ट्रेंड्स को देखकर ये और चिंता बढ़ जाएगी। हालांकि अब देखना होगा कि शायद धीरे धीरे इसमें राइज हो, लेकिन महाराष्ट्र से जो वोटिंग ट्रेंड्स आई है पिछले 3 चरणों में, उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा राइज देखने को मिलेगा और शाम तक होते होते 70-80% तक वोटिंग परसेंटेज चला जाएगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एसके दत्ता साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए, रिपोर्टर्स भी हमारे साथ बने हुए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।